दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टेंस बताऊंगा। हिंदी में बोले तो काल। ये इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आज भी एक समस्या बना हुआ है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टीचर्स तो इसको पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं लेकिन स्टूडेंट इसको समझने की बजाय रट्टा मारने लग जाते हैं। लेकिन उसकी भी एक वजह है जी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता और हम क्वेश्चन नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इस चीज़ को डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद भी अगर इस चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में, अपनी छोटी छोटी दिन की छोटी छोटी बातों में अगर इसको यूज़ नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है, वीडियो अभी बंद कर दो। धन्यवाद। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, टेंस, काल। तो दोस्तों सबसे पहले तो टेंस यानी कि काल। काल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, जो जा चुका है, और भविष्य काल जो आने वाला है। इन 3 कालों के अलावा भी कोई काल होता है क्या? नहीं होता ना। तो चलो आगे। अब वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। इन तीनों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। और अच्छी बात यह है कि ये 4 भाग कुछ इस तरह से बांटे गए हैं कि आसानी से याद हो जाए, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। बस नाम का फ़र्क है, वो आगे समझ में आएगा। अगर एक चीज़ समझ में आ गई तो बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। अब ये 4 भाग कौन से हैं जिनमें इनको बांटा गया है? इन तीनों को 4 भागों में बांटा गया, 4 × 12। तो अब ये 4 भाग कौन से हैं समझते हैं। पहला भाग है इंडेफिनेट। अब इंडेफिनेट को हम हिंदी में बोलते हैं कोई काम तय ना होना, अनिश्चित। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता, यानी कि वो कब शुरू हुए और कब खत्म होंगे। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। कब से खेलता हूं, कब तक खेलूंगा, पता नहीं। मैं हिंदी बोलता हूं, कब से बोलता हूं, कब तक बोलूंगा, पता नहीं। आई स्पीक हिंदी। मतलब ऐसे वाक्यों में हमको समय का पता नहीं है, यानी कि डिफाइन नहीं है समय यहां पे, और तभी हम इसको बोलते हैं इंडेफिनेट टेंस। अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस को हम हिंदी में बोलते हैं चलते रहना, जारी रहना कोई काम। इस भाग के अंदर भी हमें काम कब शुरू हुआ कब खत्म होगा इसका मालूम नहीं, लेकिन इसमें काम चल रहा है इतना हमें मालूम है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। कब से खेल रहा हूं, कब तक खेलूंगा, कुछ पता नहीं। काम मेरा कंटिन्यू चल रहा है, तो यह आ गया कंटिन्यूस में। तीसरा टेंस आता है परफेक्ट टेंस। वो टेंस जिसमें काम के हो जाने का, पूरा हो जाने का बोध होता हो, मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ये सब चीजें क्या बताती हैं? कि काम हो चुका है। और ये चीज किस में आती है? परफेक्ट टेंस में। अब 3 भाग हो चुके हैं, चौथा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये चीज क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कान खोल के। परफेक्ट का मतलब पिछले वाले टेंस में हमने क्या समझा था? कोई काम कंप्लीट हो चुका है। और कंटिन्यूस उससे पिछले वाले में कि कोई काम जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है? कोई काम हो भी चुका है और फिलहाल जारी भी है। ढंग से बोलूं तो कोई काम किसी समय से प्रारंभ होकर प्रतिदिन अंशतः पूर्ण होकर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। समझ में नहीं आया ना? नहीं आएगा, उदाहरण से आएगा। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं। सुबह से, किसी समय से खेल रहा हूं, सुबह से खेल रहा हूं। कंटिन्यू है, अभी भी खेल रहा हूं, और फिलहाल अभी खेल रहा हूं तो आगे भी खेलूंगा। इस चीज का बोध हो रहा है हमको। एक और उदाहरण ले लो इसमें। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूं। पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलूंगा। तो ऐसे वाक्य किस टेंस में आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने चारों भाग समझ लिए।
एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इंडेफिनेट में वो वाक्य आते हैं जिनका टाइम डिफाइन नहीं होता, निश्चित नहीं होता, कब शुरू हुए कब खत्म होंगे। कंटिन्यूस टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम चल रहा है, जारी है, कंटिन्यू है। इसमें भी काम कब चालू हुआ कब खत्म होगा इसका हमें पता नहीं है। परफेक्ट टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें कोई काम किसी समय से शुरू हुआ, पूर्ण हो चुका है और आगे आने वाले समय में जारी रहने का बोध होता है। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों इस टेंस के इन्हीं चारों भागों को हम लोग इन तीनों काल में फिट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों में इन चारों टेंसेस को हम लोग फिट करेंगे। करना कुछ नहीं है, बस नाम उठा करके आगे रख देना है। जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टोटल कितने भाग हो गए? एक एक के अगर चार चार हुए तो तीनों के हो गए चार, चार या 12। में हम लोगों ने बात की थी कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन्हीं 3 प्रकारों को 4-4 भागों में बांटा गया है और टोटल मिलाकर के ये हो गए 4 या 12। और इन्हीं 12 भागों को समझाने का मैंने आज वादा किया था, तो जरूर समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये 12 भाग आपने समझ लिए तो पूरे टेंस समझ लिए, क्योंकि सारे टेंस इन्हीं 12 भागों में है दोस्तों। लेकिन ये 12 भाग हमें आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैं सुविधा करना चाहता हूं। यानी इनको समझने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझे बिना हम टेंस नहीं समझ सकते। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये 3 नाम आपने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, कोई ना कोई जगह पे जरूर सुने होंगे। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, या कह लो कोई काम। सब्जेक्ट का मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं, तुम, रमेश, सुरेश, गीता, सीता वगैरह वगैरह। और ऑब्जेक्ट का मतलब कोई चीज, कोई वस्तु। अब ये तीनों मैंने बता दिए, तीनों समझ में आने के लिए हमको एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। इसमें आई सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है, क्रिया है। अब आपने वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म का नाम तो सुना ही होगा। यह किस काम आती है समझाता हूं। देखिए, अभी हमारे पास वाक्य है मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। इसमें प्ले जो है ये वर्ब है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मान लो इसी की जगह हमारे पास वाक्य होता कि मैं फुटबॉल खेलता था, तो ये फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की, ये बदल जाती सेकंड फॉर्म में, यानी कि प्ले की जगह प्लेड हो जाता, आई प्लेड फुटबॉल। यहां पे सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज हुई। फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, प्ले बन गया प्लेड। तो आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था। तो दोस्तों यहां पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्लियर है। सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसी चीज को बोलते हैं और वर्ब जो वो काम कर रहा है उसे बोलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे उन टेंस के 12 भागों पे जिन्हें समझने से हमें टेंस समझ में आएंगे, और इन सबको मैं एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल्स को समझने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझना जरूरी था। तो अब शुरू करते हैं इन 12 भागों को समझना। अब यार पहले तो ये इंडेफिनेट वाले समझ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो पहले हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। हाँ, तो अब इसको मैं एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा। 3 टाइप के मैं आपको इसमें एग्जाम्पल्स दूंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। जैसे हिंदी में बोले तो सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है वो याद करने हैं, उसके बाद ये भाग कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। मैं किताबें पढ़ता हूं, आई रीड बुक्स। यहां पे मैं सब्जेक्ट हूं, किताबें ऑब्जेक्ट है और पढ़ना एक क्रिया है यानी कि वर्ब है। तो सब्जेक्ट आई, पढ़ने का रीड वर्ब रीड
और ऑब्जेक्ट बुक्स, आई रीड बुक्स। चलिए इसी को नेगेटिव में बनाते हैं, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड बुक्स। यहां पे ये डू नॉट क्यों आया ये मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो कि यहां पे आई वही सब्जेक्ट, रीड वर्ब और किताबें बुक्स ये ऑब्जेक्ट। इसी का हम लोग एक इंटरोगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, क्या मैं किताबें पढ़ता हूं, डू आई रीड बुक्स। चलिए अब यहीं से ही हम लोग नियम चालू करते हैं। सबसे पहला नियम ये कि यहां पे डू पहले क्यों आया। तो दोस्तों कोई भी वाक्य अगर क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों इन शब्दों से चालू होता है तो सब्जेक्ट के पहले, मतलब यहां पे सब्जेक्ट आई है यानी कि मैं हूं, तो इस आई के पहले डू या फिर डज का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहां पे डू का प्रयोग ही क्यों किया गया, डज का प्रयोग भी किया जा सकता था। तो मैं आपको बता दूं डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे किया जाता है यानी कि एक वचन। यहीं पे इसी से ही हमारा दूसरा नियम भी निकलता है। मैंने आपको बताया था यहां पे डू नॉट क्यों आया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो अब बताता हूं। देखिए यहां पे अगर आई की जगह कोई सिंगुलर नाउन होता, ही, शी, इट वगैरह, तो यहां पे डज नॉट का प्रयोग होता। और क्योंकि आई एक प्लूरल नाउन है तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। अब इस आई रीड बुक्स वाले सिंपल सेंटेंस को क्यों छोड़े, इसके साथ भी एक छोटा सा नियम है। इसमें अगर सिंगुलर नाउन हो, ही, शी, इट वगैरह, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ता है। जैसे ही गोज टू कॉलेज, ही रीड्स बुक। अब इन तीनों के नियम याद हो गए। अब लास्ट दो रूल्स याद करने रह गए इसमें। सिंपल सिंपल से ही है, समझ में आ जाएंगे। देखिए कभी भी कोई वाक्य हु, WHO हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ कभी भी डू और डज का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए हु गोज टू कॉलेज, कॉलेज कौन जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, हु मेक्स अ नॉइज, शोर कौन मचाता है। तो यहां पे हमने डू और डज का प्रयोग नहीं किया। अब एक लास्ट नियम और याद कर लो, कभी भी डू और डज वाक्य में कभी भी डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस हटा दिया जाता है। भाई मेन वर्ब तो काम करना ही हो गया, खाता हूं, जाता हूं, पहनता हूं, नहाता हूं वगैरह वगैरह, और ये डू और डज तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इनके लगने पे एस या ईएस हट जाएगा। अब चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट पे। इस वाले भाग में भी हम लोग वही तीन टाइप के वाक्य लेंगे, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, और उसके बाद इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, और फिर ये भाग भी कंप्लीट। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस टेंस के अंदर कोई काम हो चुका है, बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, उस काम को बताएंगे। देखिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस वाले टेंस के अंदर आप पहले रूल्स समझ लो, रूल्स के साथ साथ हम एग्जांपल लेते लेते समझते जाएंगे। देखिए इस टेंस का सबसे पहला नियम तो यह है कि यहां पे सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सभी प्रकार के वाक्यों में। उदाहरण लेके मैं आपको बताता हूं, तुम हिंदी बोलते थे, यू स्पोक हिंदी। यहां पे सब्जेक्ट है यू यानी कि तुम, ऑब्जेक्ट है हिंदी, और स्पीक को हमने स्पोक में बदल दिया। स्पीक यहां पे वर्ब है ना, बोलना, तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में बदल दिया, स्पीक बन गया स्पोक। अब यहीं पे ही हम लोग इस वाक्य को नेगेटिव में बदल के देखते हैं। करना कुछ नहीं है, तुम हिंदी बोलते थे को तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। अरे यहां पे डिड नॉट जुड़ गया और स्पोक बन गया स्पीक। हां यही तो नियम है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट जुड़ता है, कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, और डिड नॉट लग गया तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, स्पोक बन जाएगा वापस से स्पीक। देखिए दोस्तों डिड जहां भी जुड़ेगा, डिड जहां भी जुड़ेगा वहां पे सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। अब इसी को ही हम इंट्रोगेटिव में बदल के देखते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक में बदल के देखते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको, क्या तुम हिंदी बोलते थे, डिड यू स्पीक हिंदी। तो दोस्तों अब यहां पे डिड पहले आ चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम लोग डू डज का प्रयोग कर रहे थे प्रश्नवाचक वाक्यों में,
पहले हम डू डज ही तो लगा रहे थे ना, यहां पे हम डिड से वाक्य प्रारंभ करेंगे। डिड यू स्पीक हिंदी, और स्पीक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पोक नहीं है यहां पे, स्पीक है। तो स्पीक यहां पे इसलिए आया है क्योंकि डिड लग गया यहां पे, और डिड जहां भी लगेगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। ठीक है, ये तीनों वाक्यों में तीनों के नियम याद हो गए। अब एक लास्ट नियम और याद कर लो, पिछले वाला ही है। हु, WHO, हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए कॉलेज कौन गया, हु वेंट टू कॉलेज, यहां पे डिड नहीं आया ना, और डिड नहीं आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म में बदलेगी। हु वेंट टू कॉलेज, यहां पे वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। अब हमारा ये भाग भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले भाग में, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसमें भी वही 3 टाइप के वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और फिर आज की क्लास की छुट्टी। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस वाले टेंस में भविष्य में होने वाले किसी भी काम, कोई सा भी काम हो, उसके लिए इस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल लेता हूं, आप हिंदी बोलेंगे, यू विल स्पीक हिंदी, यहां पे विल लग जाएगा, विल, ठीक है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखिए यहां पे मैंने स्पीक बोला है, स्पोक नहीं बोला, तो बस इतना याद रखना है। देखिए, शैल और विल का उपयोग होता था पहले, लेकिन अब ये लफड़ा नहीं है, तो आप सिर्फ विल ही याद रखो, हर वाक्य में विल ही लगेगा। अब इसी को ही हम नेगेटिव में लेते हैं, आप हिंदी नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। यहां पे कुछ फर्क दिखा आपको, यहां पे बस नॉट शब्द जुड़ा है। नॉट शब्द कहां जुड़ा है, विल के बाद और वर्ब से पहले। वर्ब क्या है हमारी यहां पे, स्पीक, काम तो स्पीक तो बोलना ही कर रहे ना, तो वर्ब से पहले नॉट लग गया, विल के बाद नॉट लगा है। अब एक इंट्रोगेटिव एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम हिंदी बोलोगे, विल यू स्पीक हिंदी। यहां पे क्या हुआ है, कुछ फर्क दिख रहा है, विल जो है ये आगे आ चुका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल को सब्जेक्ट के आगे यूज करते हैं, बस इसके अलावा कोई और रूल याद नहीं रखना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने इंडेफिनेट को कंप्लीट समझ लिया। आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट समझ लिए हैं। तो दोस्तों, अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। तो दोस्तों, मैं आपके साथ में टेंस डिस्कस कर रहा था, काल। मैं आपको बता दूं, ये टेंस की सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आपको वो पहले देख लेनी चाहिए, उसके बाद ये तीसरा पार्ट देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंप्लीट समझा दूंगा, एक भी चीज बाकी नहीं रहेगी, लेकिन इसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंटिन्यूअस शब्द का मतलब समझो। काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है। जैसे मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, नाच रहा हूं, ये सारे काम किस में हो रहे हैं, प्रेजेंट में, आज में। तो इसे किस में गिना जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये हो गया एक भाग। अब इसी चीज को हम कल पे अप्लाई करते हैं, आने वाले कल पे। अगर हम आने वाले कल में इसी चीज को बोलें तो कैसे बोलेंगे कि कल मैं नाच रहा था, कल मैं खा रहा था, कल मैं पढ़ रहा था, वगैरह वगैरह। मतलब जो ये चीजें थी सारी, ये कल हो रही थी, कल ये चीजें कंटिन्यू थी, और इसे मैं आज बता रहा हूं। तो इसे किस में गिना जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब यार 2 टेंसेस में हो चुकी है, प्रेजेंट और पास्ट में, तो फ्यूचर में भी हो सकती है। कल मैं खा रहा होऊंगा, कल मैं नाच रहा होऊंगा, तो मतलब कोई भी काम कल कंटिन्यू रहेगा, तो इसे कहेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब है कि तीनों कालों में काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और अगर इन तीनों को हम अपने चार्ट के हिसाब से देखें तो यही तीनों आज हमें पढ़ने हैं। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वाक्यों को लेता हूं। अगर मैं आपको इसमें कुछ
इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए दूं कुछ, जैसे मान लो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, इसी का एक नेगेटिव दूं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, और एक प्रश्नवाचक कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें इनके रूल्स पता होंगे, रूल्स मालूम होंगे, तो इन्हें ट्रांसलेट करना इतना आसान हो जाएगा कि हम कैसे भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमको पहले रूल्स समझ लेने चाहिए। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल कि भैया कोई भी काम चल रहा है तो ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ेगा, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह। सब कामों के आगे ING आ रहा है ना, तो वर्ब के आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगाएंगे। दूसरा रूल इज, एम, आर का प्रयोग। यह बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज। इन तीनों में ये जो एम है ना, इसका लफड़ा तो छोड़ ही दो, क्योंकि यह हमेशा आई के साथ ही जुड़ेगा। उदाहरण के लिए आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, तो जुड़ रहा है ना आई के साथ एम, आई एम। जहां तक बात है इस इज की, तो ये इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन के साथ जुड़ेगा, जैसे ही, शी, इट। ही इज, शी इज, इट इज, तो मतलब है तो अकेला आदमी ना, तो अकेले पर्सन के साथ में इज जुड़ेगा। अब जहां तक बात है इस आर की, इसका तो आप सोच ही सकते हैं किसके साथ में जुड़ेगा, प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में, यानी कि यू, वी, दे। बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ में आर जुड़ेगा, यू आर, वी आर, दे आर। तो अब तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब जब हम एग्जाम्पल उठाएंगे तो आराम से समझ में आएगी ये चीज। इसके बाद अगला नियम यह है कि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, तो ये इज, एम, आर के बाद में नॉट लगा दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, सेंटेंस बनाने के साथ साथ याद हो जाएगी। और यही हमारा लास्ट नियम यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक होते हैं जो, उसमें सब्जेक्ट के पहले ये इज, एम, आर लग जाता है। ये नियम भी हमें सेंटेंस बनाने के साथ साथ याद हो जाएगा। तो अब रूल्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें सेंटेंस बनाने चाहिए। अब हम वही 3 सेंटेंस उठाते हैं जो हमने पहले उठाए थे। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, नेगेटिव में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। इन तीनों को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो पहले वाले को हम इंग्लिश में बदल के देखते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं का आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे हमारे जो भी रूल्स थे हमने फॉलो किए हैं। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और प्ले जो है वर्ब है, इसके साथ ING लगेगा, और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। अब नेगेटिव में इस सेंटेंस को बदल के देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे आई के साथ एम लग गया, उसके साथ नॉट लग गया। जैसा कि मैंने आपको रूल समझाया था कि ये सेंटेंस बनाने के साथ साथ समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट, प्ले वर्ब है, इसके साथ ING लगा है, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो अब इस तीसरे वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बदल के देखते हैं। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे एम जो है, ये एम, ये सब्जेक्ट के आगे आ गया, ये आई के आगे आ गया, और लास्ट में जाकर के क्वेश्चन मार्क लग गया, और प्ले जो कि वर्ब है, इसके साथ ING लग गया, और इसी के साथ साथ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। अब दोस्तों इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसी चीजों को बताया जाता है जो पास्ट में चल रही थी। मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल देकर के समझाया था कि मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, तो इसके भी 3 वाक्य बन सकते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा था, नेगेटिव में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो इन तीनों को भी इंग्लिश में बदलने के लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखने पड़ेंगे। तो ठीक है, रूल समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट जो पिछला वाला था कि इसमें वर्ब के आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगेगा, जैसे पिछले वाले वाक्यों में लग रहा था डूइंग, ईटिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह, तो इसमें भी ING लगेगा। क्लियर है? ठीक है। रूल नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, आई,
इन सब के साथ में वाज का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए आई वाज डांसिंग, आई वाज ईटिंग, आई वाज ड्रिंकिंग। वहीं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यानी कि यू वी दे के साथ में वर का प्रयोग होगा। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग इज एम आर का प्रयोग कर रहे थे और यहां पे पास्ट कंटिन्यूस में हम वाज वर का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा वही दो सिंपल से रूल, नेगेटिव सेंटेंस में वाज और वर के बाद नॉट लगेगा, और दूसरा रूल ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर सब्जेक्ट के पहले लगेगा। हम लोगों ने जो हिंदी के सेंटेंस उठाए हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख ही लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो इसमें मैं जो है वो सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो नियम के अनुसार इसके साथ में वाज लगेगा। आई वाज, प्ले जो है वर्ब है, इसके साथ में आईएनजी लगेगा, प्लेइंग फुटबॉल, तो इज इक्वल टू आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। यही अगर नेगेटिव में करके देखें तो मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वही नियम के अनुसार वाज के साथ में नॉट लग जाएगा, आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बहुत सिंपल है ना। ठीक है, अभी इसको प्रश्नवाचक में बदल के देखते हैं कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, वाज आई प्लेइंग फुटबॉल। अब यहां पे वाज पहले क्यों आया, नियम के अनुसार वाज पहले ही आएगा क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में। तो दोस्तों तीनों सेंटेंसेस को समझने के साथ साथ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इसमें ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, हम फ्यूचर में वो काम कर रहे होंगे। जैसे मैं खा रहा होऊंगा, मैं खेल रहा होऊंगा, मतलब कोई काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, नेगेटिव में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। तो इन तीनों को इंग्लिश में बदलने के लिए वही हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स याद करते हैं, उसके बाद हम इनको इंग्लिश में बदलेंगे। तो इसके जो रूल्स हैं वो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में विल बी का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस में बी के पहले नॉट का प्रयोग होगा, जैसे शी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल का प्रयोग जो है वो वाक्य के प्रारंभ में होगा। जब हम इन एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में बदलेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में बदलना। मैं फुटबॉल खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैंने कहा था ना इन वाले वाक्यों में विल बी आएगा, तो ये आ गया विल बी। ठीक है, प्ले वर्ब है तो मैंने कहा था आईएनजी लगेगा। कंटिन्यू अगर पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, आईएनजी तो लगेगा ही। अगर इसी सेंटेंस को हम अगर नेगेटिव में बदल के देखें, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूंगा, तो आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे ये नॉट जो है ये बी के पहले लगा है। मैंने आपको बताया था रूल्स के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस में बी के पहले नॉट लगेगा, तो आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। और अगर इसी सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में बदल के देखें, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूंगा, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे विल पहले क्यों आया ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में विल पहले आता ही आता है और एंड में जाकर के क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहां पे हम लोगों ने इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी समझ लिया, और इसी के साथ हमारे चार्ट के हिसाब से हमारा कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारे चार्ट के हिसाब से हमको परफेक्ट टेंस को पढ़ना है। इस परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों को आज हम समझेंगे। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपसे बेसिक सी चीज पूछता हूं, परफेक्ट टेंस में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट टेंस में कोई काम पूरा हो चुका है। किसी भी वाक्य के आगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो ये परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और इसी परफेक्ट टेंस में इसके हम तीन पार्ट्स पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ते हैं। इसके अंदर मैं तीन टाइप के एग्जाम्पल दूंगा आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद करने हैं, उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट।
तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एक वाक्य लेता हूं। मैं फुटबॉल खेल चुका हूं। आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आई के साथ हैव इसलिए लगा क्योंकि यहां पे अगर आई वी यू दे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इनके साथ हैव लगता है, और वहीं इसकी जगह यहां पे अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो उसके साथ हैज लगता। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, तो उसके साथ हैज लगता। इसके साथ साथ यहां पे प्ले की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, प्लेड हो गया है। क्योंकि प्ले यहां पे वर्ब है, क्रिया है, तो उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है इन वाक्यों में। अब यहीं पे ही एक मैं नेगेटिव सेंटेंस लेता हूं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं, या फिर मैंने फुटबॉल नहीं खेली है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, इसमें नॉट उठा करके रख देना है। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। अब आपने इस सेंटेंस में क्या चीज नोटिस की कि इसमें एक ही चीज नोटिस की होगी कि इसमें नॉट लग गया है, लेकिन कहां लगा है ये नोटिस नहीं किया। यहां पे हैव के बाद नॉट लगा है। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद में नॉट लगता है इसमें। बस यही एक छोटा सा रूल है इसमें। और अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूं? हैव आई प्लेड फुटबॉल। यहां पे आपको क्या चेंजेस दिखे? यहां पे हैव पहले आ गया है, तो इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, ये पहले आ जाती है। तो दोस्तों, हमने इन वाक्यों को समझने के साथ साथ इसके रूल्स भी समझ लिए हैं, अलग से समझने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझते हैं पास्ट परफेक्ट को। देखिए दोस्तों, इन वाले वाक्यों को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इन वाक्यों में पास्ट में एक एग्जैक्ट टाइम पे ये काम खत्म हुए हैं। उदाहरण के लिए, वो सन 1980 से पहले यहां आ चुका था। ही हैड कम हियर बिफोर 1980। अब इस वाले वाक्य में हमको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ही हैड, हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब थी उनकी जगह पे हैड का यूज हुआ है। कम हियर बिफोर 1980, ये यहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं हुई है दोस्तों, कम थर्ड फॉर्म है यहां पे। मतलब इन वाले वाक्यों में हमको हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, हैज हैव नहीं, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसी चीज को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बदल के देखते हैं। वो सन 1980 से पहले यहां नहीं आया था। ही हैड नॉट कम हियर बिफोर 1980। जी हां, अब आप समझ ही गए होंगे यहां पे हमको क्या चेंज दिखा है। यहां पे बस नॉट लग गया है। अब इसी चीज को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल के देखते हैं। तो कैसे बदलेंगे? क्या वह 1980 से पहले यहां आ चुका था? हैड ही कम हियर बिफोर 1980। तो यहां पे हमको क्या चेंज देखने को मिला? यहां पे हैड आगे आ चुका है और सेंटेंस की एंड में क्वेश्चन मार्क लग चुका है। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमने पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसमें किस टाइप के वाक्य आएंगे कि मैं कोई काम कर चुका हूंगा फ्यूचर में परफेक्ट। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। मैं फुटबॉल खेल चुका हूंगा। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। यहां पे विल का प्रयोग हुआ है। आई विल हैव, यहां पे विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है, और हैव लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी। आई विल हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म, फुटबॉल। अब इसी को हम लोग नेगेटिव में बदल के देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूंगा। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। यहां पे विल और हैव के बीच में नॉट लग गया, बस। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। अब इसी का ही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूंगा? विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब यहां पे विल पहले आ चुका है, हैज हैव पहले नहीं आया, यहां पे विल पहले आया है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में विल का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज हमें याद रखनी होगी। इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखनी होगी कि हैज, हैव, हैड, इन तीनों का प्रयोग जहां भी हो, जैसे भी हो,
इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही जुड़ेगी। तो इसी के साथ साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है दोस्तों, और इसी के साथ साथ परफेक्ट टेंस भी पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और हमारे चार्ट के हिसाब से हम लोगों को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब तो यही हुआ, प्रेजेंट में भी कोई काम कंटिन्यू है। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं, तो ये सुबह से खेल रहा हूं और अभी भी कंटिन्यू है ये काम। दूसरा रूल इसमें यह है कि अगर हमें टाइम मालूम है कि मैं कब से खेल रहा हूं, एग्जैक्ट टाइम मालूम है कि मैं 2 घंटे पहले से खेल रहा हूं, तो हम लोग इस टाइप के सेंटेंस में सिंस लगाएंगे। अगर हमें टाइम मालूम नहीं है तो हम लोग फॉर लगाएंगे। मतलब काम का स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें मालूम है, मतलब सुबह 8 बजे से पिछले 2 साल 11 महीने और 5 दिन से, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम लोग सिंस लगाएंगे। अगर हमें टाइम मालूम नहीं है कि कब से काम स्टार्ट हुआ, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम लोग फॉर लगाएंगे। ये सब हमें तब समझ में आएगा जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तीसरा नियम, यहां पे हैज हैव के साथ बीन लगता है, मतलब हैज बीन और हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है क्योंकि यहां पे काम कंटिन्यू है। और सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो यहां पे हैज बीन के बीच में नॉट लगेगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज और हैव सब्जेक्ट के पहले लगेगा। तो अब हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस का। आप पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहे हैं, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, क्योंकि यू एक प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव। और हैव के साथ मैंने आपको बताया था हैव बीन लगेगा यहां पे। इस टाइप के सेंटेंस में यू हैव बीन। यहां पे वर्ब क्या है, बोलना, तो बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक। और स्पीक वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। तो यू हैव बीन स्पीकिंग। इसके आगे हिंदी, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी। हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कब से बोल रहे हैं, 5 साल लिखा हुआ है यहां पे, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो 4। और इसके आगे लास्ट 5 ईयर्स। तो हमारा सेंटेंस बन गया, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अब इसी का दोस्तों एक नेगेटिव बना करके देखते हैं। आप पिछले 5 सालों से हिंदी नहीं बोल रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। यहां पे दोस्तों हैव और बीन के बीच में नॉट आ गया, जैसा कि मैंने रूल में समझाया था। एक इंट्रोगेटिव बना के देख लेते हैं, प्रश्नवाचक। इसमें थोड़ा एग्जाम्पल में चेंज कर दूंगा ताकि सिंस आए। क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम खेल रहा हूं, तो इसका दोस्तों सिंपली बनेगा हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM। यहां पे दोस्तों सारे नियम हम लोगों ने अप्लाई किए हैं। यहां पे सब्जेक्ट से पहले हैव आया है, फिर बीन सब्जेक्ट के बाद में आया है, उसके बाद वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी। सिंस इसलिए आया क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट टाइम बताया गया है 9 बजे से। तो यहां पे पूरा सेंटेंस क्या बना, हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM। और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। इस टेंस को हम लोग कुछ रूल्स के साथ समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ये टेंस में क्या होता है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, किसी पॉइंट से काम शुरू हुआ और पास्ट में ही वो काम चल रहा है। आप समझ ही गए होंगे, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। यहां पे सब कुछ पास्ट में हुआ और पास्ट में ही वो काम चल रहा है, खेल रहा था। दूसरा नियम, सिंस और फॉर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंस तब लगता है जब हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम हो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मतलब पक्का टाइम मालूम हो तो इसमें सिंस लगता है, और पक्का टाइम नहीं मालूम हो तो उसमें फॉर लगता है। तीसरा नियम, इसके अंदर हैज बीन, हैव बीन जैसा कुछ भी नहीं लगता, इसमें सिर्फ एक ही चीज लगती है, हैड बीन। मतलब हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ यहां पर हैड बीन लगता है। अगला नियम जो शायद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, वर्किंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग। और अगला नियम ये कि नेगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हैड आएगा। ठीक है, हम लोग इसमें सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं।
सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। तो दोस्तों यहां पे वो का बन जाएगा ही। तो ही यहां पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, मैंने आपको बताया था ही हैड बीन। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। तो वर्ब हो गया रीड, तो इसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी। ही हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा था? किताब। ही हैड बीन रीडिंग बुक। टाइम हमको पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है 8 बजे से, तो सिंस आएगा यहां पे, हम लोगों को टाइम पता है। ही हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। अब इसको सिंपली अगर हम नेगेटिव में बदलें तो कैसे बदलेंगे कि वो सुबह से किताबें नहीं पढ़ रहा था। तो ही हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट आ गया, बस इतना ही चेंज होगा इसमें। ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। क्या वो सुबह 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था? हैड ही बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। यहां पे सब्जेक्ट के पहले हैड आ गया और बीन सब्जेक्ट के बाद आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, और इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को समझ ही जाना चाहिए कि कैसे सेंटेंस आएंगे। फ्यूचर में कोई काम किसी टाइम से शुरू होगा और फ्यूचर में ही वो काम कंटिन्यू रहेगा। दूसरा नियम यहां पे विल हैव बीन और शैल हैव बीन, सिंगुलर प्लूरल के साथ में विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर विल और शैल के साथ नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर विल और शैल पहले आएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे। तो यहां पे वो का बन गया दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। इसको हम लोग नेगेटिव में बदल करके देखते हैं, वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। यहां पे चेंज क्या हुआ? यहां पे विल और हैव के बीच में नॉट आ गया, जैसा कि रूल में हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, लेकिन सेंटेंस बदल देते हैं। क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी? यहां पे दोस्तों रूल्स को ढंग से देखना। यहां पे सबसे पहले विल लगेगा, विल शी हैव बीन, विल के बाद सब्जेक्ट लगाया शी, हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। यहां पे 2 साल लिखा हुआ है, कोई एग्जैक्ट टाइम हमको पता नहीं है, इसलिए यहां पे फॉर लगा है। तो आई होप दोस्तों आपको टेंस समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो शुरू से टेंस की वीडियोस को देखिए, जरूर समझ में आ जाएंगे।